Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the method of teaching grammar. इंग्लिश बहुत लोगों का ये मानना है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और ये सच्ची में है भी, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी होते हैं। इसीलिए इंग्लिश को सीखना एक बहुत ही बड़ा टास्क मानते हैं। और ग्रामर का मतलब होता है रूल। आप किसी भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर कुछ भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो पहले उस लैंग्वेज का आपको रूल सीखना होगा, यानी उस लैंग्वेज का ग्रामर आपको सीखना होगा। तभी आप उस लैंग्वेज को करेक्टली बोल पाओगे और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप एक लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहले उस लैंग्वेज का आपको ग्रामर सीखना होगा। और जब इंग्लिश ग्रामर का जब बात आ जाता है तो बहुत लोग डर जाते हैं। ये मतलब ऐसे सोचते हैं कि ये मतलब सीखना मतलब इम्पॉसिबल है। इसीलिए आजकल बहुत सारे टेक्निक आ चुके हैं, बहुत सारे मेथड आ चुके हैं टू टीच इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश ग्रामर को डिफ़िकल्ट मानते हैं, तो उसे कैसे ईजी के फॉर्म पे बच्चों को समझा सकें, इसीलिए बहुत सारे मेथड आ चुके हैं। ओके, और सबको पता है कि आजकल की दुनिया में इंग्लिश सीखना कितना इम्पॉर्टेंट है। हर कोई चाहता है इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखना अगर चाहते हो तो पहले इंग्लिश का ग्रामर सीख लो, तब आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाओगे, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे और जो भी बोलोगे वो सही होगा। तो पहला हमारा मेथड है इंडक्टिव। देखो, हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। इंडक्टिव है, सेकंड हमारा है डिडक्टिव और थर्ड हमारा है इंटरैक्टिव। जैसे नाम पे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके। ओके, एक बार भी अगर ध्यान से देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे नाम थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंटरैक्टिव, बस उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखो, पहला हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव। द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग सेवरल एग्जाम्पल दैट इलिस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जब हम लोग बच्चों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल का हम लोग हेल्प लेते हैं। देखिए, यहीं पे लिख रही हूँ 1 2 3। बहुत सारे जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके एक सिंगल कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, वैसे वाले मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव टीचिंग मेथड। ओके, यहीं पे देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं टू इलस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू नोटिस हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। और हम लोग बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जो बहुत सारे जो एग्जाम्पल लिए, उससे बच्चे ये पता लगा सके कि एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग मतलब एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जाम्पल पे कैसे वर्क करता है। ओके, देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि देखो यहीं पे लिखा हुआ है नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज गिवन बिफोर हैंड। पहले से हम लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आपके सीटेड पे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि इंडक्टिव पे पहले क्या करते हैं। इंडक्टिव पे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ओके, इसीलिए और एक बार भी टेट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंडक्टिव जो मेथड होता है वो क्या होता है। इंडक्टिव मेथड पे कॉन्क्रीट से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म पे जाते हैं। ओके, ये वाला आपके टेट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडक्टिव मेथड पे क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे आते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन आता है आपके टेट पे कि इंडक्टिव मेथड पे पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, फिर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ओके, और हम लोग बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये पता लगा सके कि एक कॉन्सेप्ट कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ओके, और एक देखो यहीं पे लिखा हुआ है एंड द एक्सपेक्टेशन इज दैट स्टूडेंट लर्न टू रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर इन ए मोर नेचुरल वे ड्यूरिंग देयर ओन रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम लोग बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल दे के बच्चों को समझाते हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट को, ताकि बच्चे एक नेचुरल वे से एक कॉन्सेप्ट को सीखें। ओके, डिस्कवरिंग ग्रामर एंड विजुअलाइजिंग हाउ दिस रूल्स वर्क। हम लोग ये मतलब हमारा कोशिश होता है कि बच्चे ये समझें कि एक रूल कैसे वर्क करता है इन अ डिफरेंट सेंटेंस। ओके, फॉर ईजियर रिटेंशन। और हम जो इंडक्टिव मेथड को हम लोग जो यूज करते हैं, ये हमारे में एक मकसद रहता है कि बच्चे एक नेचुरल वे से सीखें। और जब हम लोग बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझते भी हैं और उसको रिटेन भी करते हैं। ओके, देखो और एक है द मेन गोल ऑफ द इंडक्टिव टीचिंग मेथड इज द रिटेंशन ऑफ द ग्रामर कॉन्सेप्ट। हम लोग इंडक्टिव टीचिंग मेथड को इसीलिए यूज करते हैं ताकि बच्चे जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, जो घबरा जाते हैं, उसको ईजीली समझें और उसको रिटेन भी कर पाए। रिटेन मतलब याद करके रख भी पाए, और वो भी बहुत दिन तक।
ओके। देन देखो आपका इंडक्टिव टीचिंग, ये आप समझो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऑन, हम लोग अगर सपोज बच्चे को ऑन पढ़ा रहे हैं कि ऑन हम लोग कैसे कैसे एक सेंटेंस में यूज करते हैं। हायर लेवल पे तो ऑन का बहुत यूज होता है, पर अगर हम लोग बच्चों को अगर समझा रहे हैं तो ऑन का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ ऊपर रहता है, कुछ चीज़ के ऊपर, तब हम लोग ऑन वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहीं पे है कप इज ऑन द टेबल। जैसे मैं पहले ऑन का कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं बताई कि जो चीज़ ऊपर रहता है हम लोग उस चीज़ पे वो सेंटेंस पे ऑन यूज़ करते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, ऑन का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगी, पहले मैं एग्जाम्पल बताऊँगी कि देखो कप इज़ ऑन द टेबल, आई वॉर ए कैप ऑन माई हेड, पॉट इज़ ऑन द चेयर। तो पहले मैं बहुत सारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल दूंगी, फिर वहीं से फिर मैं बच्चों को बोलूँगी कि ये जो एग्जाम्पल जो मैं अभी अभी जो बोली, इससे आप क्या कंक्लूड निकाल रहे हो। तो बच्चे फिर यही समझेंगे कि जो जो चीज़ ऊपर है सिर्फ यहीं पे ही हम लोग ऑन वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे पॉट इज ऑन द चेयर, आई वॉर ए कैप ऑन माई हेड, मतलब जो जहाँ पे कुछ ऊपर रखने का चीज़ होता है वहीं पे हम लोग ऑन वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर बच्चे वो कंक्लूजन निकाल के कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि ऑन वर्ड हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोग किसी को इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो चीज़ उसके ऊपर है। ओके। देखो इंडक्टिव टीचिंग इज एन अप्रोच विदाउट हैविंग मेट द रूल। पहले हम लोग रूल नहीं सिखाते हैं, रूल हमारा बाद में आता है। पहले हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल को हम लोग बताते हैं। ओके। द लर्नर स्टडी एग्जाम्पल एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल डिराइव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल। लर्नर क्या होता है, लर्नर यानी स्टूडेंट क्या करता है, पहले एग्जाम्पल को स्टडी करता है और उसी एग्जाम्पल से एक रूल को डिराइव करके उसको अंडरस्टैंड करता है। तो उसका स्टेप क्या है, पहले हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे बच्चे को, फिर उसी एग्जाम्पल को वो लोग एनालाइज करेंगे कि ये एग्जाम्पल पे एक्चुअल पे बता क्या रहा है। फिर हम लोग एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, अच्छा ये ऐसे होता है। फिर हम लोग एक रूल बना देते हैं कि ऑन, जैसे अभी मैं एग्जांपल दी कि ऑन वर्ड तभी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग किसी को दर्शा रहे हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चीज़ उसके ऊपर है। जब ऊपर का वर्ड आ जाएगा तब हम लोग ऑन वर्ड यूज करेंगे। ओके। देखो इसका एडवांटेजेस क्या है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे बहुत ही मतलब फ़न वे पे पढ़ेंगे क्योंकि उनका रियल लाइफ का एग्जाम्पल होगा। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। स्टूडेंट लर्न ईजीली। देन है लर्नर्स आर मोर एंगेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर क्या होंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही एंगेज होंगे। लर्निंग प्रोसेस बिकम इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा क्योंकि हम लोग जनरल रियल लाइफ का एग्जाम्पल से उनको पढ़ा रहे हैं। देन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्नर, जब बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे उनके मन में कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे आप अभी आज सपोज पढ़ा लिए ऑन के बारे में, तो बच्चे उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ऑन वर्ड ऐसे, ऑन जो वर्ड है उसको ऐसे यूज करते हैं, तो उनके मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। देन रूल इज मेमोरेबल, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बच्चे उसको बहुत देर तक याद भी करके रखेंगे। फेवर पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक्स्ट्रा सेंटेंस प्रैक्टिस, देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं कितना वर्ड कितना सेंटेंस का मैं यूज की, तो यहीं से बहुत सारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देन है हमारा डिसएडवांटेजेस। देखो हर एक मेथड का डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लिख के आना, क्वेश्चन पे मेंशन हो या ना हो, आप ये 2 पॉइंट लिख के आना। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट माइट लीड स्टूडेंट टू डेवलप इनकरेक्ट रूल। ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी मैं आपको एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट लेके मैं आपको समझाई, ऐसा भी हो सकता है मैं कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ समझा रही हूँ बहुत एग्जाम्पल के माध्यम से, पर आप उस एग्जाम्पल के वो ठीक से मतलब वो कॉन्सेप्ट को जुड़ा नहीं पा रहे हो। तो वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो आप समझना चाहते हो वो गलत हो जाए। ओके। रिक्वायर मोर टाइम, देखो टीचर को बहुत टाइम चाहिए, बहुत एनर्जी उसमें स्पेंड करना होता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोगों को ढूंढना चाहिए रहता है कि कैसा कैसा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ताकि बच्चे वो कॉन्सेप्ट को समझे। तो टीचर के लिए एक बहुत ही मतलब एनर्जी भी उनको स्पेंड करना होता है और टाइम भी बहुत स्पेंड करना होता है। more time to lead to student to the formation of generalization। जनरलाइजेशन को आप यहीं पे रूल या कॉन्सेप्ट ऐसे भी कर सकते हो। ओके। देन है रिक्वायर एक्सपर्ट फैसिलिटिंग
एक्सपर्टिंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। तो टीचर को थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत सारा एग्जाम्पल ज़रूरत होगा। तो कैसे एग्जाम्पल हम लोग फिट करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आए। ओके, तो थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए रहता है। फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट हु नीड रूल सिंपली टू बी टोल्ड। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि अरे यार जल्दी कॉन्सेप्ट समझा दो, कितना एग्जाम्पल दे रहे हो। तो वैसे वाले स्टूडेंट के लिए ये फ्रस्ट्रेटेड भी पैदा कर सकता है। देन है रिक्वायर्स मच मोर एनर्जी एंड टाइम फॉर टीचर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि जो एग्जाम्पल आप समझा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो मिसलीड ना हो। देन हम लोग पढ़ेंगे डिडक्टिव टीचिंग। देखो अभी हम लोग जो इंडक्टिव भी पढ़े उसका पूरा उल्टा होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव पे हम लोग क्या पढ़े कि पहले हम लोग एग्जाम्पल देंगे, फिर आएंगे हम लोग रूल को। पर डिडक्टिव पे क्या होता है, पहला हम लोग रूल बता देते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, पहले हम लोग रूल समझा देंगे, फिर बच्चों को एग्जाम्पल देके हम लोग समझाते हैं। वही होता है डिडक्टिव टीचिंग मेथड। और यहीं पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जाते हैं। ओके, ये वाले आपके टेट पे क्वेश्चन आता है, और ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल के और जाते हैं। और रूल को बहुत सारे वे पे लिखा जाता है आपके टेट एग्जाम्पल पे, कि रूल, जनरलाइजेशन, कॉन्सेप्ट, इसके बहुत नाम हैं। ओके, तो देखो डिडक्टिव मेथड इज ए टीचिंग ग्रामर इज एन अप्रोच दैट फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रैक्टिस। मतलब एग्जाम्पल के पहले, एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस होता है, उसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रैक्टिस से पहले ही हम लोगों को पहले ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, टीचर गिव स्टूडेंट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टीचर क्या करते हैं, पहले से ही वो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं बिफोर दे एनकाउंटर द सेम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इन देयर ओन राइटिंग। पहले से उसका एग्जाम्पल या प्रैक्टिस कराने से पहले कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। आफ्टर द लेसन स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस व्हाट दे हैव जस्ट बीन शोन इन अ मैकेनिकल वे थ्रू वर्कशीट एंड एक्सरसाइजेस। जो कॉन्सेप्ट दे देते हैं टीचर, उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अभी जो कॉन्सेप्ट समझाई, बच्चे वो कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैं आपको बोल दी कि ऑन वर्ड तभी हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर है। तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, फिर मैं आपको बोलूँगी कि क्वेश्चन दूंगी, कॉप ईच डेस्क द टेबल। तो यहीं पे मैं क्या की, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दी, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि इसको करो। फिर बच्चा क्या करेगा कि अच्छा मैम तो बोले थे कि ऑन के ऊपर, मतलब ऑन वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को ऊपर रखते हैं, तो यहीं पे होगा ऑन। ओके, बस डिडक्टिव मेथड का इतना ही है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ए डिडक्टिव अप्रोच टू टीचिंग लैंग्वेज स्टार्ट्स बाय गिविंग लर्नर रूल। पहले हम लोग रूल दे देंगे, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से। यहीं पे देखो स्टेप पे भी यहीं लिखा, पहले रूल करेंगे फिर एग्जाम्पल। और ये एक टीचर सेंटर अप्रोच है, ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच नहीं है, ये वाला ध्यान में रखना। ओके, और आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग पे भी ये बोला जाता है कि पहले चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, मतलब जो बच्चों को खुशी हो पहले वो वाला करना चाहिए। पर डिडक्टिव मेथड तो मतलब उसके एनसीएफ के अगेंस्ट टाइप के है कि यहीं पे पहले, मतलब सॉरी, यहीं पे टीचर सेंटर होता है। तो देखो इसका एडवांटेजेस भी है, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब बहुत क्लियर कट पे समझाते हैं कि ऑन वर्ड देखो ऐसे यूज करते हैं और इसका एग्जाम्पल लो। मतलब बहुत ही क्लियरली होता है, और बहुत टाइम भी स्पेंड करना नहीं होता है, और टीचर को ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर एग्जाम्पल देना या प्रैक्टिस या कोई वर्कशीट दे के बच्चों से वो कॉन्सेप्ट ठीक करो। रूल इज क्विकली एक्सप्लेन, बहुत कम टाइम पे आपका कोर्स कवर हो जाएगा, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। गिव मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। देखो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से ही बता दें तो हम लोगों का बहुत टाइम मिलता है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर हम लोग इंडक्टिव मेथड के वे पे जाएंगे तो इतना एग्जाम्पल दे के टीचर समझाते हैं कि वहीं से ही हमारा टाइम चला जाता है, तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। देन देखो आपका नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। हम लोग इंडक्टिव पढ़ लिए, फिर डिडक्टिव भी पढ़ लिए, डिडक्टिव का डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे। देखो इंडक्टिव पे हम लोग पहले क्या करते थे, टीचर पहले एग्जाम्पल देते थे, फिर रूल बताते थे। ओके, पर डिडक्टिव पे क्या करते थे, टीचर पहले रूल बता देते थे, फिर उसी रूल से एग्जाम्पल्स बताते थे। इसीलिए इसका ये एक बहुत ही डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि पहले से ही हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, जो कि एक यंग लर्नर के लिए वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग विथ एक्सप्लेनेशन इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर यंग लर्नर एंड इट इज़ लेस मेमोरेबल।
हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव पे, पहले हम लोग बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल समझाते हैं, इसीलिए वो वाला ज़्यादा मेमोरेबल होता है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल उनको देते हैं ताकि वो बच्चे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट होकर उस टॉपिक को अच्छे से समझें। इसीलिए इंडक्टिव मेथड का जो टीचिंग होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही मेमोरेबल होता है, पर डिडक्टिव वाला लेस मेमोरेबल होता है। और एक देखो लास्ट है आपका टीचर सेंटर, जो कि सबसे बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। देखो आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी ये बोला जाता है कि कुछ भी करिकुलम कराओ, कुछ भी एक्टिविटी कराओ, हमेशा वो चाइल्ड सेंटर ही होना चाहिए, टीचर सेंटर कभी नहीं होना चाहिए। पर जो डिडक्टिव टीचिंग मेथड है वो हमारा टीचर सेंटर है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। देन देखो इंटरेक्टिव है, देखो इंडक्टिव खत्म हो गया, डिडक्टिव खत्म हो गया, लास्ट है हमारा इंटरेक्टिव। देखो नाम से पता चला इंटरेक्टिव, मतलब यहीं पे इंटरेक्शन होगा। किस किस का इंटरेक्शन होगा? दोनों, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन होगा। ये कोई टीचर सेंटर या ओनली चाइल्ड सेंटर नहीं है, यहीं पे दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, बच्चों का भी और टीचर का भी। देखो बस एक वर्ड भी अगर याद रखोगे तो ये वाला आप लिख पाओगे, इंटरेक्टिव यूजिंग गेम्स। देखो जब टीचर एक गेम्स के थ्रू हमको एक टॉपिक समझाते हैं या कुछ पढ़ाते हैं, वो वाला हमारे इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड पे आता है। Another method of teaching grammar is to incorporate interactivity into lesson. Using games to teach grammar not only engages student but also help them to remember what they have learned. देखो इंग्लिश लैंग्वेज एक आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया है। अब कुछ भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई प्रोफेशन के लिए आगे अगर जाना चाहते हो, इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इंग्लिश अगर सीखना है तो उसका ग्रामर आपको सीखना ही होगा। पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश ग्रामर सीखना मतलब ये सबकी बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग ही इंग्लिश सीख पाते हैं। और सबके मन में ये एक डर है कि इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसीलिए हम लोग अगर बच्चों को अगर गेम्स के थ्रू अगर उनको सिखाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो उनको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, फ़न भी लगेगा, और वो लोग उस चीज़ को बहुत देर तक याद कर पाएंगे। ओके देखो यहीं पे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस ईच स्टूडेंट कैन बी गिवन ए लार्ज फ्लैश कार्ड विद द वर्ड ऑन इट एंड द स्टूडेंट मस्ट फिजिकली अरेंज देमसेल्फ इनटू ए प्रॉपर सेंटेंस। देखो फ्लैश कार्ड मतलब ये है, शायद आपको दिख रहा होगा। फ्लैश कार्ड मतलब ऐसे एक कार्ड टाइप का होता है और वहीं पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे शो किया रहता है। देखो यहीं पे आप ऐसे देख पा रहे होगे सी लिखा हुआ है। जैसे हम बच्चों को अगर अल्फ़ाबेट अगर सिखाना है तो अगर हम लोग ऐसे कार्ड उनको अगर दे देंगे, जैसे यहीं पे कैपिटल सी है और ऐसे छोटा वाला सी है, अगर वहीं पर ऐसे अगर नीचे अगर लिख लिए कि कैट, देखो एक कार्ड से बच्चे कितना कुछ सीख पाएंगे कि कैपिटल लेटर पे सी कैसे लिखते हैं, छोटे स्मॉल लेटर पे सी कैसे लिखते हैं, और सी से क्या होता है पढ़ाते हैं ना टीचर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो देखो एक कार्ड पे बच्चों को 3 टाइप का इन्फॉर्मेशन मिला। और जब बच्चे जब कुछ छू के मतलब कुछ देख के जब सीखते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फ्लैश कार्ड एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखो यहीं पे और एक भी चीज़ है, यहीं पे देखो एक कार्ड है जहाँ पे कलर का ऐसे सिंबल किया गया है, ऐसे गोल है, बहुत सारा कलर दिया गया है। बच्चों को कलर सिखाते ना, ये रेड है, ये ग्रीन है, तो अगर हम लोग फ्लैश कार्ड के जरिए अगर हम लोग सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, और ये आपके इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड पे आते हैं। देखो नेक्स्ट है, ओवर द ईयर मैनी मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर टीचिंग ग्रामर हैव बीन बिल्ट अपन। देखो मैं पहले से बता चुकी हूँ कि इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए बहुत सारे मेथड आ चुके हैं कि कैसे बच्चे इंग्लिश अच्छे से सीखें, इंग्लिश ग्रामर को कैसे बच्चे अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे मेथड आ चुके हैं और सभी मेथड का बस एक ही गोल है। क्या गोल है? कि कैसे बच्चे अच्छे से इंग्लिश को कम्युनिकेट कर पाएँ, अच्छे से कैसे बच्चे इंग्लिश को समझ पाएँ, सभी का एक ही गोल है। और एक बार मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे टेक्निक और मेथड आ चुके हैं ताकि बच्चे इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखें, और सभी मेथड और सभी टेक्निक का बस एक ही गोल है कि कैसे बच्चे इंग्लिश को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, क्योंकि आजकल इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए हर वक्त ये बोला जाता है कि इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, काम आएगा। ओके, because of the grammatical complexity of English, each method has its cons and pros. Some lessons are less likely to be remembered while others may require more in-depth explanation and practice. देखो इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मतलब वो रिमेंबर वाला चीज़ है, मतलब रटना वाला चीज़ रहता है। पर इंग्लिश ग्रामर के ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं जहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ता है, वहीं पे आपको समझना पड़ता है। ओके,
तो वो टीचर के में है कि अगर एक चीज़ अगर कॉन्सेप्चुअल अगर है तो बच्चों को इन डेप्थ एक एक्सप्लेनेशन दे, और अगर कोई चीज़ ऐसे रट्टा मारना वाला चीज़ है तो बच्चों को ऐसे कोई फन मेथड, कोई गेम मेथड पे भी बच्चों को रटवा सकते हैं। तो ये टीचर के ऊपर ही है कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। Regardless of how grammar is taught, a well-rounded understanding of English grammar is the most important factor in improving the literacy of the student. अगर बच्चों का अगर लिटरेसी अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बच्चों का जो इंग्लिश ग्रामर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। एक वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, उनका जो इंग्लिश ग्रामर है वो अच्छी तरह से उनको समझना चाहिए अगर आप अपने बच्चों की लिटरेसी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, सो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो यहीं पे सिर्फ 3 ही मेथड हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड इंटरेक्टिव। ओके, इंटरेक्टिव पे पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल पे जाते हैं। डिडक्टिव पे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पे आते हैं। और इंटरेक्टिव क्या है, यहीं पे गेम के थ्रू, एक फन वे के थ्रू जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, वो होता है आपका इंटरेक्टिव। दोनों के कुछ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो वाला भी लिख लेना। अगर क्वेश्चन पे नहीं भी अगर मेंशन किया है तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ा थोड़ा लिख लेना। ओके, सो थैंक यू।